Hello. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. हाँ जी, कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ जी, कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, देखते हैं उससे आगे आज। कल क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था आई गेस। आज 31 से आगे बढ़ना है। आज 31 से आगे बढ़ना है ना? धनंजय क्या 33 बता रहे हो? अरे 30 क्वेश्चन तो किए थे कल। 30 क्वेश्चन ही तो किए थे ना कल। 30 से ज्यादा किए थे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, क्वेश्चन नंबर 31 और यहां से आंसर चालू करें। 31, what is the factor on which strength of concrete depends? जितेंद्र, धनंजय, जितेंद्र बताए। अच्छा, याद होगा आपको, फाइननेस ऑफ सीमेंट ये स्ट्रेंथ बताती है। इससे स्ट्रेंथ का रिलेशन है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट का रिलेशन है। इफ यू न्यू अबाउट दिस, इससे स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट का रिलेशन है। हार्डनेस ऑफ सीमेंट जैसा कुछ नहीं होता। वर्केबिलिटी का डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। अपन बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशो। यदि पता हो, एब्राम्स लॉ ने वाटर सीमेंट रेशो पर एक कर दे रखा है। वाटर सीमेंट रेशो पे याद है, वाटर सीमेंट रेशो पर और स्ट्रेंथ के रिलेशन को उन्होंने बता रखा है। याद है ना सभी को? याद है, अब्राम्स लॉ जो है वो स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू वाटर सीमेंट रेशियो, है ना? तो यहां पर आंसर क्या होगा? जिन्होंने सी दिया है, जितेंद्र दिया है, पहले ए दिया फिर सी दिया, प्रद्युम्न ने ए दिया, सही दिया। बाकी लोग जो लोग लाइव नहीं है जल्दी आए। तो यहां पर आंसर जो होगा दैट इज वाटर सीमेंट रेशियो। क्लियर बात? क्लियर बात सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, which of the following method used which of the following method used in transporting fresh concrete in high rise structure? बड़ा सिंपल है। अरे व्हील बोरो जो बग्गी होती है छोटी सी, प्रद्युम्न,
छोटी सी बग्गी देखी होगी आपने, और ये तो आपके पास पर लिफ्ट वाला जो सिस्टम है ये यूज होता है। आंसर यही है। हाई राइज स्ट्रक्चर पर यदि आपको ग्राउंड फ्लोर से कंक्रीट बनाकर ऊपर तक पहुंचाना तो कैसे पहुंचाएंगे? क्लियर है बात इस चीज की है, ठीक है, ओके। ठीक है प्रद्युम्न, व्हील बोरो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता देता हूं। ये अमेजोन से खुल रहा है, अमेजोन से अपने को खरीदना नहीं है, मैं उसका इमेजेस दिखा रहा था। ये व्हील बोरो, ओके, याद आ गया, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34, क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34। The impact value of aggregate used in concrete for the construction of wearing surface such as pavement, road and runway etc. shall not exceed impact value. हाँ जी बताइए। हाँ आज सेंचुरी लगाना अपने को, बिल्कुल, चलिए। क्या इसका आंसर? हाँ जी बताइए। सभी का गलत। 30% इज द लिमिट फॉर वियरिंग कोर्स, और वो भी किसमें, यदि मैं बात करता हूं आपके पास पर अभी यहां पर कोई कुछ नहीं लिखा है, जैसे कंक्रीट के रिस्पेक्टिव बात करते हैं, इट कुड बी 35% फॉर बिटुमिनस कोर्स, 35% तक भी हो सकता है बिटुमिनस कोर्स के लिए, ओके। बिटुमिनस कोर्स के लिए यदि मैं बात करूं तो 35% भी हो सकता है, ठीक है। 34 का बताएं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर जनरली प्रोवाइडेड इन कॉन्क्रीट फॉर, हाँ जी, किस चीज के लिए? बिल्कुल, रोड पर भी प्रोवाइड करते हैं, रिटेनिंग वॉल पर प्रोवाइड करते हैं, टनल में भी प्रोवाइड करते हैं, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों के आंसर बताइए, नेक्स्ट तीनों के बताइए। क्या हुआ भाई आंसर? ऐसे एक क्वेश्चन कर चुके हैं अपन,
बल्क डेंसिटी डिपेंड करती है इन तीनों चीजों पर, कंटेनर पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देखा जाएगा तो ऑप्शन ए आएगा। सिंपल क्वेश्चन थे 38, 39 और 40। मैं आप लोग को एक चीज और बोल रहा हूं अभी, हाँ जितेंद्र, उसके पहले मैं आप लोग को एक चीज पहले बोल रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता उसका आंसर नहीं दे, तुक्का नहीं लगाना है, ताकि मैं उसको बताऊं आपको, है ना। तो कुछ किसी स्टूडेंट को ऐसा लगे कि ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है, तो आप मुझे उसका आंसर नहीं दे, ताकि आप लोग को मैं कुछ बता सकूं उससे रिलेटेड और कुछ। और एक और चीज, यदि आप सभी को बन जाता है तो मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी, तुक्का नहीं लगाना है, बस इतना ध्यान रखें। ऐसा नहीं आज 100 का टारगेट रखें, मैं बोल रहा हूं एक दिन में 15 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि उससे और 15 क्वेश्चन बने, ठीक है। जितेंद्र तुम्हारे क्वेश्चन को लेता हूं मैं, लेकिन उसके पहले ये क्वेश्चंस करें आप। नहीं लगाना ही नहीं है तुक्का, अभी नहीं कभी नहीं लगाना, किसी सब्जेक्ट में नहीं लगाना। बैचिंग एरर मींस इनएक्यूरेसी इन द क्वांटिटी ऑफ, हाँ जी सिंपल है, एक कर देखते हैं। बैचिंग एरर मींस, बैचिंग करने का, बैचिंग में हम क्या करते हैं, बैचिंग में हम सभी इंग्रेडिएंट को प्रॉपरली मिक्स करते हैं, सभी इंग्रेडिएंट मतलब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट सभी को, और यदि उनकी एक्यूरेसी में, यदि हम उनको, यदि हमने मेजरमेंट में यदि गलती कर दी, मतलब आपने एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर तीनों का यदि सही तरह से मेजरमेंट नहीं किया, तो वो कहलाती है आपके पास मिस्टेक ऑफ बैचिंग एरर। तो जो दे रहा है 38 का सी प्रद्युम्न, 38 का सी नहीं होगा, डी होगा शायद, गलती से लिखा है क्या, चेक करना एक बार। ओके नेक्स्ट, तो यहां पर है आपके पास पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट। फायर रेजिस्टिंग होता है आपके पास पर, ड्यूरेबल भी होता है, दोनों होता है। इकोनॉमिक बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, ये भी होता है। बोथ ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। आफ्टर कास्टिंग ऑन कॉन्क्रीट सीमेंट, सीमेंट कॉन्क्रीट ऑन ड्राइंग, ड्राई होने के बाद क्या होता है, ड्राई होने के बाद कंक्रीट क्या करता है, क्या फायर रेजिस्टेंस नहीं होता क्या कंक्रीट का, अरे कंक्रीट का फायर रेजिस्टेंस नहीं होता क्या प्रद्युम्न, नहीं होता। अरे कंक्रीट का फायर रेजिस्टेंस होता है, तभी हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, दो लिमिट पढ़ते हैं ना आरसीसी स्ट्रक्चर की, लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी एंड लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पढ़ते हैं कि नहीं, सर्विसिबिलिटी लिमिट की और कोलैप्स लिमिट। तो सर्विसिबिलिटी लिमिट के अंदर पर 30 मिनट से 6 घंटे तक की आपके पास पर अलग अलग स्ट्रक्चर के बेसिस पर 30 मिनट से 6 आवर तक की आपके पास पर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, फायर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर की। यदि नहीं होती है, अलग अलग स्ट्रक्चर पर है, पर इन जनरल मिनिमम से मैक्सिमम है 3 मिनट, 30 मिनट से 6 आवर तक की। यदि ये रहती है आपके पास पर, क्या रहती है, यदि इतनी आपकी फायर रेजिस्टेंस रहती है तो स्ट्रक्चर सर्विस के अंदर है, अदरवाइज सर्विस के बाहर हो जाता है। नवीन, क्या तुम्हारे में क्या आज कुछ वो चल रहा है क्या कीबोर्ड में, कल भी था स्पेस बार या डैश आ ही जा रहा था यहां पर आपके पास पर। तो क्या करेगा, आफ्टर कास्टिंग ऑर्डिनरी कंक्रीट सीमेंट ड्राई होने के बाद श्रिंक करेगा। किसी ने श्रिंक की जगह लिखा था कि एक्सपांड करेगा, पता नहीं किसने, प्रद्युम्न ने लिखा था एक्सपांड करेगा, एक्सपांड नहीं करेगा प्रद्युम्न, श्रिंक करेगा। श्रिंकेज होगा ना वहां पर, लॉस ऑफ मॉइस्चर होगा तो श्रिंक करेगा। प्रद्युम्न क्लियर है बात, लॉस ऑफ मॉइस्चर होगा तो श्रिंक करेगा ना। ठीक है 41 बताइए। Which of the following would be the reason for choose concrete pile over timber pile? बिल्कुल सही,
प्रद्युम्न का सही है, बाकी लोग नवीन, जितेंद्र, मयंक कोठारी, आंसर दे। मयंक नहीं आया क्या आज अभी? बिल्कुल सही है सर। टर्माइट्स भी नहीं लगेंगे, टिम्बर में लगते हैं। रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेंथ की, टिम्बर तो रिस्ट्रिक्टेड है आपके पास, सर जितना अमाउंट का मिल रहा है आपको, जितनी लेंथ का टिम्बर मिल रहा है वही यूज कर सकते हैं। बियरिंग कैपेसिटी बहुत हाई होगी किसकी? टिम्बर की। सो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। ओके, दो ही दे पहले, 42 और 43 का दे, फिर वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। What is the process of keeping concrete moisture for certain period called? बड़े सिंपल है दोनों क्वेश्चन के आंसर, जल्दी बताइए। बिल्कुल नवीन, जितेंद्र सही है, बिल्कुल प्रद्युम्न सही है आपका आंसर। और कौन आया भाई लाइव? धनंजय, तुम्हारा आंसर आ रहा था अभी गायब हो गया क्या? बिल्कुल है ना, मॉइस्चर रहे स्ट्रक्चर में, इसलिए हम क्या करते हैं? क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट करते हैं, है ना। और क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट लंबे समय तक के लिए करने का टारगेट रहता है कि स्ट्रेंथ हम जितनी चाहते हैं उतनी स्ट्रेंथ मिल पाए। ओके, नेक्स्ट 44, 45 और 46 तीनों। If the concrete is too wet, then it may cause। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, बता दिया सभी ने। नेट क्यों खत्म कर दिया भाई? पता नहीं था क्या क्लास है? अंबानी जी आपको नेट दे रहे हैं या मित्तल जी दे रहे होंगे, है ना, कोई तो दे रहा होगा, उनका नेट खत्म कर दिया तुमने। चलिए, सो कंक्रीट टू वेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास पर? हायर स्ट्रेंथ गलत है, लेटेंस बढ़ जाएगा, रेड कलर नहीं होगा, नन ऑफ दिस, ऑप्शन बी करेक्ट। द फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग फ्लोर इज नोन एज स्क्रीडिंग भी होता है, फ्लोटिंग ट्रॉवलिंग होता है, फाइनल फाइनल ऑपरेशन देखा होगा आपने, ट्रॉवलिंग, है ना, ये तो पता होगा सभी को, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। लेटेंस, अरे कल बात हुई थी प्रद्युम्न, लेटेंस कहने का मतलब है कि आपके पास पर सीमेंट की स्लरी का ऊपर आ जाना, है ना। तो ये आप बोल रहे हैं यदि कंक्रीट टू वेट हो जाएगा तो आपके पास पर सीमेंट की जो स्लरी रहेगी वो ऊपर हो जाएगी। ब्लीडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम लेटेंस। ब्लीडिंग में पानी वाटर अलग हो जाता है, लेटेंस में सीमेंट की स्लरी ऊपर आ जाती है, स्लरी स्लरी ऊपर पर आ जाती है यदि थोड़ा सा ज्यादा बना देते हैं। कई बार क्या होता है, लेटेंस और ब्लीडिंग में फर्क है। ठीक है प्रद्युम्न, समझ आया? कई बार स्लैब वगैरह बनाते हैं तो क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर, थोड़ा सा ज्यादा उसको सोचता है कि वो इजीली फैल जाए कंक्रीट, तो उसके लिए क्या कर देता है वो आपका ज्यादा वाटर डाल देता है, तो उसमें देखने को मिलता है सीमेंट की स्लरी स्लरी से ऊपर हो जाती है। ठीक है प्रद्युम्न, 46 का, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द कंक्रीट? इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, लीड्स ब्लीडिंग, श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, नन ऑफ दीज। हाँ जी, क्या है आंसर? 46 का बताया क्या किसी ने? 46 का नहीं बताया, 46 का अभी बताया जितेंद्र ने, बाकी लोग भी बताइए। बिल्कुल नवीन,
बिल्कुल। राजस्थानी में नीरू बोलते हैं। ठीक है भाई, नीरू बोलना आप उससे। ठीक है, 46 का भी सही है। चलिए मुझे इसका बताइए, इससे रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन में क्या फर्क आएगा? रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन में क्या फर्क आएगा? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बताइए। इंक्रीज करेगी। रैपिड गेन, बिल्कुल सही। टेम्परेचर से रैपिड गेन होना स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट 47 48, द मोर कॉम्पैक्ट द कॉन्क्रीट इज द बेटर इज इट्स। दो क्वेश्चन 47 48, बताएं आंसर। हाँ जी। अच्छा, यदि कॉम्पैक्ट होगा कंक्रीट तो आपको डेंसिटी अच्छी मिलेगी, स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। डेंसिटी अच्छी मिलेगी तो स्ट्रेंथ भी अच्छी देखने को मिलेगी और ड्यूरेबिलिटी भी रहेगी कंक्रीट की। ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब बैडली मिक्स्ड, यदि बहुत अच्छे से मिक्स करोगे तो सब मिल जाएगा। यदि बहुत अच्छे से मिक्स नहीं करोगे तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट हो जाएगा, मिक्स ही नहीं होगा, सब कुछ अलग अलग रहेगा। सब कुछ अलग अलग रहेगा। अच्छे से मिक्स होने के बाद भी यदि आप उसको अच्छे से मिक्स कर दोगे तो भी चांसेस रहते हैं हनी कॉम्बिंग होने के, बिकॉज ऑफ द वॉइड प्रेजेंट। मिक्स तो कर दिया, कॉम्पैक्ट नहीं किया, तो यहां पर आपको हनी कॉम्बिंग देखने को मिलेगी, है ना। ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ब्लीडिंग का रीजन पता है ना आप लोगों को क्या हो जाएगा? वाई ब्लीडिंग? यू कैन सी ब्लीडिंग। 47 का डी, हाँ बिल्कुल धनंजय। ब्लीडिंग क्यों होती है? किस चीज की वजह से ब्लीडिंग होती है बताइए सभी लोग, बताइए ब्लीडिंग क्यों होती है? हाँ जी। हनी कॉम्बिंग बता देता हूं। हनी कॉम्बिंग देखा नहीं होगा आपने। हनी कॉम्बिंग मतलब मधुमक्खी का छत्ता जैसा आपको देखने को मिलती है कंडीशन। हनी कॉम्बिंग होगा जब जब एयर वॉइड्स प्रेजेंट रहेंगे, तब तब हनी कॉम्बिंग होगा। या फिर आपके पास पर एक्सेसिव वाटर यदि रह जाएगा, ब्लीडिंग नहीं हुआ, ब्लीडिंग नहीं हुआ फिर भी वाटर यदि आपके पास पर ज्यादा प्रेजेंट है तो आपको देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? हनी कॉम्बिंग। कैसा देखने को मिलता है वो बताता हूं। कुछ ऐसा देखने को मिलता है। कंक्रीट की सरफेस कुछ ऐसी देखने को मिल रही है, देखा होगा ये? कुछ ऐसा देखने को मिल रही है। सरफेस फिनिश नहीं होती है, एग्रीगेट आपके पास पर एक्सपोज हो जाते हैं। दिख रहा हनी कॉम्बिंग? ठीक है, इसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको। इसका रीजन है प्रद्युम्न, हाँ मिक्सिंग यदि आपने, देखो बात को ध्यान से समझे, मिक्सिंग कर लो, मिक्सिंग कर लो आप, तो मिक्सिंग यदि आप कर रहे हो और प्रॉपरली मिक्सिंग नहीं होगी तो सबसे पहला जो आपको फॉल्ट देखने को मिलेगा दैट इज श्रिंकेज। सबसे पहला फॉल्ट जो देखने को मिलेगा वो दैट इज श्रिंकेज। लेकिन यदि आपके पास मिक्सिंग अच्छे से हो भी जाती है तो भी गारंटी नहीं है कि आपके पास पर हनी कॉम्बिंग नहीं होगी। हनी कॉम्बिंग का रीजन है एयर वॉइड की प्रेजेंस। एयर वॉइड की प्रेजेंस जब रहती है आपके पास पर तब बताता है आपके पास पर हनी कॉम्बिंग। ये जितना आपको दिख रहा है यहां से,
इस सारी जगह पर एयर वॉइड्स थे, एयर वॉइड्स थे, या फिर यहां पर स्लरी थी, या फिर आपकी जो शटरिंग थी, शटरिंग थोड़ी वीक थी, तो वहां से स्लरी बह गई और वहां पर सिर्फ रह गया एग्रीगेट कॉन्टैक्ट में आ गया, तब ऐसा देखने को मिलता है। क्लियर है? तो एयर वॉइड को हटाने के लिए ही हम क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, और वाइब्रेशन यदि हम करेंगे तो हमें हनीकॉम्बिंग देखने को नहीं मिलेगी। ओके, और कोई डाउट है तो पूछे। तो यहां पर आंसर हो गया आपके पास पर सेग्रीगेशन। प्रद्युम्न, हनीकॉम्बिंग समझ में आया ना? हनी बीज जो बनाती है। चलिए 49 और 50। Concrete is unsuitable for compaction by a vibrator if it is dry, moisture, semi plastic और plastic। हाँ धनंजय, दोनों ही चीज हो जाता है, सेग्रीगेट भी हो जाता है, सेग्रीगेशन के साथ पानी पानी भी अलग अलग भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है और सेग्रीगेशन भी हो सकता है। हाँ जी 49 का, द कॉन्क्रीट इज अनसुटेबल फॉर कॉम्पैक्शन बाय अ वाइब्रेटर इफ इट इज। चारों में से आप देखिए दो ऑप्शन तो हट जाएंगे, सेमी प्लास्टिक को भी कर सकते हैं आप और मॉइस्चर्ड वाले को भी कर सकते हैं वाइब्रेट। अब इन दोनों में से देखिए ए और डी में किसे नहीं कर पाएंगे आप। जो सूख चुका है वो वाइब्रेटर से हिल तो सकता है, लेकिन जो हिलेगा ही नहीं वो कौन सा है? समझ आ रही बात? फोर्टी नाइन में कंफ्यूजन हो गया। अरे भाई देखो, मॉइस्चर कंक्रीट जिसमें वाटर है तो ये तो वाइब्रेशन हो जाएगा ना। बोल रहा है कंक्रीट इज अनसुटेबल फॉर कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटर, तो ये तो सुटेबल है मॉइस्चर्ड वाला। सेमी प्लास्टिक भी आपके पास पर, अब आपके पास पर मॉइस्चर्ड और सेमी प्लास्टिक है, तो पहली बात तो आपको प्लास्टिक के बारे में पता रहना चाहिए कि प्लास्टिक कंक्रीट कैसा होगा। प्लास्टिक कंक्रीट, कुछ इमेजेस दिखाता हूं, दिखती है तो। तो फोमवर्क आ गए। जो प्रॉपरली शेप ले चुका है दैट इज योर प्लास्टिक कंक्रीट।
पर मुझे नहीं दिख रहा। फोर्टी 49 का ये बता रहे हैं आप प्रद्युम्न। प्लास्टिक स्टेट आप क्या समझ रहे हैं प्रद्युम्न? प्लास्टिक स्टेट जो है उसको आप क्या समझ रहे हो? मैं एक बार और देखता हूँ प्लास्टिक स्टेट का यदि आपको वो दिखता है तो। एक्चुअली प्लास्टिक स्टेट जो है वो आपके पास पर कुछ नहीं दिखा मुझे। हाँ जी, तो पहली बात कि फिर से दिख रहा हूं क्वेश्चन का, कंक्रीट इज अनसुटेबल फॉर द कॉम्पैक्शन। मॉइस्चर हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सुटेबल और वो अनसुटेबल पूछ रहा है। अब प्लास्टिक और ड्राइंग में, ठीक है, मैं प्लास्टिक को कुछ और सोच रहा था, प्लास्टिक कंक्रीट हो सकता है, कंक्रीट का लिक्विड प्लास्टिक फॉर्म। हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, जो आप लोग कह रहे थे किसी का और मैंने देखा था रिप्लाई, जितेंद्र धनंजय ने भी सही कहा था। मैं एक्चुअली प्लास्टिक को किसी दूसरे टर्म से कोरिलेट कर दिया था। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, प्लास्टिक कंक्रीट का हो सकता है। प्लास्टिक कंक्रीट इज सुटेबल फॉर कॉम्पैक्शन, ये भी सुटेबल है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर मतलब डी, प्लास्टिक भी नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन ए, ड्राई होगा। प्लास्टिक के अंदर पर यदि मैं बात करूं तो प्लास्टिक स्टेज जो है, नाउ आई क्लिक्ड, प्लास्टिक स्टेज आपके पास पर वो स्टेज होती है जिसके अंदर पर हम लोग क्या पता करते हैं, उसकी वर्केबिलिटी पता करते हैं, उसकी और क्या पता करते हैं, कंसिस्टेंसी पता करते हैं, मतलब ये सभी चीजें हम इसके अंदर पर पता करते हैं प्लास्टिक स्टेज पर। नहीं, बुकलेट के आंसर के क्या मतलब, बुकलेट के आंसर से मतलब नहीं। जो होगा प्लास्टिक स्टेज, दो तरह की स्टेज है, एक है प्लास्टिक एंड दूसरी है हार्डन स्टेट। दोनों के टेस्ट भी अलग अलग होते हैं। इसका एक टेस्ट होता है जिसका सिंपल सा नाम है वर्केबिलिटी, और इसका होता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। यदि किया होगा तो ये दोनों तरह के टेस्ट होते हैं दोनों में। तो ये प्लास्टिक कंक्रीट है, प्लास्टिक कंक्रीट मतलब जो फ्लो हो सकता है, कर सकते हैं आप प्लास्टिक कंक्रीट के अंदर। ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट, द साइज ऑफ, मैं प्लास्टिक थोड़ा सा दूसरा चीज समझ लिया था, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह के टेस्ट होते हैं एनडीटी के अंदर। The size of cube to determine the characteristic compressive strength of concrete. वो तो आप बड़े आसानी से कर सकते थे, इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने हटाया सॉल्व कर कर, क्योंकि उसका आंसर सबको पता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असलम कौन इज यूज प्राइमरली टू इंडिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, ड्यूरेबिलिटी, एयर एंटरिंग, स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी, अपीयरेंस एंड कलर। बताइए। 51 का देखिए, दो प्रॉपर्टी लिख रखा है इसके अंदर पर, ड्यूरेबिलिटी एंड फिनिशिंग, एयर एंटरिंग एंड केमिकल रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी, अपीयरेंस एंड कलर, सब कुछ लिख रखा है। अपीयरेंस एंड कलर से कोई रिलेशन नहीं, एयर एंटरिंग से कोई रिलेशन है, ड्यूरेबिलिटी एंड फिनिशिंग से कोई रिलेशन नहीं। हालांकि ड्यूरेबिलिटी से रिलेशन है,
स्लम का ड्यूरेबिलिटी से रिलेशन है, यदि आपके पास पर कंक्रीट में यदि बहुत ज्यादा स्लम है और वो स्लम आपने वाटर के थ्रू बढ़ाया है, सो इट विल रिफ्लेक्ट टू द ड्यूरेबिलिटी वो कम करता हुआ दिखाएगा आपको, है ना। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के कंपैरेटिवली वर्केबिलिटी से ज्यादा रिलेशन है और स्ट्रेंथ से सेकेंडरी रिलेशन है, प्राइमरी रिलेशन वर्केबिलिटी से, इसलिए दिस ऑप्शन इज मोर ओवर करेक्ट। फिनिशिंग से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैं इसको इनकरेक्ट बोल रहा हूं। यदि यहां पर मैं ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी लिखता और फिनिशिंग को यहां ले आता तो ये वाली ऑप्शन भी सही हो सकती थी, समझ रहे हो आप। वर्केबिलिटी को ऊपर फिनिशिंग को नीचे ले आता तो ये वाली ऑप्शन भी सही हो सकती थी, फिर ये वाली ऑप्शन गलत हो जाती, स्ट्रेंथ एंड फिनिशिंग। ओके 52, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट इज, हाँ जी, दो ऑप्शन सही हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज सही होगा। 52 का जितेंद्र आंसर नहीं आया आपका? जितेंद्र आंसर नहीं आया आपका, आंसर दीजिए। 53, 54, the accuracy of predicted strength of concrete using Rebound hammer test is, हाँ जी, रिबाउंड हैमर टेस्ट देखा है आप लोगों ने या किया होगा कभी? हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते भी बहुत कम है, याद नहीं रहता, वो आते भी नहीं है, बहुत रेयर है कि वो क्वेश्चंस आते हैं। देखा नहीं? दिखाता हूँ, तो रिबाउंड हैमर टेस्ट देखो, ऐसा कोई हैमर जैसा नहीं होता हो, उसको सीधा ऐसा पकड़कर अपन उस पर कंक्रीट का कॉलम वॉल इन पर अपन क्या करते हैं, वहां पर जस्ट उसको इम्पैक्ट कराते हैं, ये एनडीटी में आता है। ये ऐसा दिख, ये है आपके पास पर रिबाउंड हैमर, एक पर्टिकुलर लोकेशन डिसाइड करते हैं, उस लोकेशन पर इसको लोड कर कर अपन क्या करते हैं, स्ट्रक करते हैं। तो ये जाता है और देखता है रिबाउंड कितना है, पहले वहां पर जाकर कंप्रेस करता है उसको, और कंप्रेस कर कर रिबाउंड कितना है, तो रिबाउंड कितना है उसके बेसिस पर अपन पता करते हैं कि ये रिबाउंड हैमर का ये कितना वहां की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता रहा है आपको। ठीक है, इसका ये इस तरह से देखने को मिलता है, ये प्लंजर है, जो प्लंजर आपके पास पर अंदर जाता है, फिर पीछे आकर दिखाता है कितना आपने बस पर हैमरिंग किया है ना, बहुत छोटा सा होता है, यू कैन होल्ड इट ऑन इन योर हैंड। अरे डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, पहली बात तो देखिए, टेस्ट जो कंक्रीट में होते हैं ना, वो दोनों तरह की स्टेट में होते हैं। टेस्ट जो कंक्रीट में होते हैं वो दोनों तरह की स्टेट में होता है। कंक्रीट में जो टेस्ट होंगे वो दोनों होंगे, एक होगा फ्रेश कंक्रीट में, एक होगा हार्डन कंक्रीट में। हार्डन में भी दो तरह के होंगे, एक होगा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, एक होगा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आ जाता है आपके पास पर कौन सा, क्यूब टेस्ट हो जाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव में कौन कौन से हो जाते हैं, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, इसको यूपीवीटी बोल देता हूं मैं, रिबॉन्ड हैमर टेस्ट, पुल आउट टेस्ट,
एक और होता है मैच्योरिटी टेस्ट होता है। ये मैच्योरिटी टेस्ट दोनों में होता है, ये फ्रेश में भी होता है और आपके पास पर हार्ड कंक्रीट दोनों के अंदर पर होता है। एनडीटी, एनडीटी बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, डिस्ट्रक्शन नहीं करता, तोड़ फोड़ नहीं बचाता ज्यादा, ठीक है। ठीक है बात। ओके, तो फ्रेश कंक्रीट में भी होती है और कुछ कुछ टेस्ट जैसे ये फ्रेश कंक्रीट में जैसे बताया मैंने मैच्योरिटी टेस्ट और एक पल्स वेलोसिटी टेस्ट भी कर सकते हैं अपन। पल्स वेलोसिटी, इससे सिर्फ हम पता करते हैं कंक्रीट मैच्योर हुआ है या नहीं हुआ है, कंक्रीट के अंदर पर एयर वॉइड्स कितनी प्रेजेंट है उनको पता करने के लिए पल्स वेलोसिटी टेस्ट करते हैं। बड़ा अच्छा टेस्ट होता है जिसके थ्रू अपन देखते हैं पल्स जितने ज़्यादा रेट से फ्लो कर रही है वो बताती है कि बीच में कोई भी मीडियम में कोई भी पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल नहीं मतलब वहाँ एयर वॉइड, और जितना स्लो रेट से फ्लो कर रही है मतलब बीच में पार्टिकल्स है और पार्टिकल्स की वजह से वो स्लो मूव करती है। तो उनकी वेलोसिटी से अपन कंक्रीट को बताते हैं कि कंक्रीट कितने अच्छा और कितना बेकार है। ओके, देखे होंगे यदि आपने, एक तो रिबाउंड हैमर टेस्ट था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बड़े रेयर पूछे जाएंगे आप लोगों से। Accuracy of the predicted strength of concrete using rebound hammer test is around 25% प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस वैल्यू आपके पास पर वेरी कर सकती है रिबाउंड हैमर से जो वैल्यू मिल रही है आपको। बेसिकली एक्यूरेसी के बारे में बात करूं तो वो प्लस माइनस 15% से प्लस माइनस 20% के आसपास ये होती है एक्यूरेट एक्यूरेसी, एकदम एक्यूरेट आपके पास प्रिडिक्शन यदि होगा तो उसके आसपास होगा। तो ये आप लोग लिख सकते हैं 15% से प्लस माइनस 20% तक। ओके, ये होगी नियर बाय ऑप्शन ये थी। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक पल्स इज जनरेटेड बाय, हाँ जी आंसर करें। क्या बोल रहे हो जितेंद्र? एनडीटी के टेस्ट, ठीक है।
तो आपके पास पर है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आपके पास पर अलग अलग तरह के टेस्ट है। जैसे आपके पास पर एक है मैच्योरिटी टेस्ट भी है, एक है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। इसके कुछ डेटा जो काम में आते हैं, जो स्ट्रेंथ को बताने के लिए यूज होते हैं। एक है पुल आउट टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट। इसे शिमिट टेस्ट भी बोलते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट को। okay. तो आपको तो पहले वो पता रहना चाहिए कि आपके पास पर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पता है आप लोग को, सभी को? मुझे कुछ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में बताइए जो कंक्रीट पे किए जाते हैं। कोई भी 2-3 बताइए, 3 बताइए। चलिए 3 डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बताइए सभी लोग। 3 डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ये तो नॉन डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव बताइए 3। शिमिट टेस्ट भी बोलते हैं उसको। अरे भाई डिस्ट्रक्टिव तो पता होगा ना नवीन? डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ? जो तोड़ फोड़ कर दे। कौन सा टेस्ट है? क्यूब टेस्ट हो गया। टू पॉइंट एंड 3 पॉइंट टेस्ट हो गया। स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट हो गया। और उसके बाद कौन सा? स्प्लिट सिलेंडर के बाद एक डायरेक्ट टेंशन टेस्ट हो गया। ये सभी मोल्ड्स पर किए जाते हैं, ये पूरे के पूरे मोल्ड्स पर किए जाते हैं और ये सीधे स्ट्रक्चर पर किए जाते हैं। नवीन क्यूब टेस्ट तो किया ना, 2 पॉइंट 3 पॉइंट कौन सी स्ट्रेंथ निकालने के लिए किया था? 2 पॉइंट 3 पॉइंट कौन सी स्ट्रेंथ निकालने के लिए किया गया था बताइए? बिल्कुल। तो यहां से अपने निकाली थी फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ 0.7 रूट एफ सी के। स्प्लिट सिलेंडर यहां से 0.67 इंटू 0.7 रूट एफ सी के। ये डायरेक्ट टेंशन 0.5 इंटू 0.7 रूट एफ सी के। यहाँ से सभी से अपन स्ट्रेंथ निकाले थे। क्यूब से निकली थी एफ सी के, यहाँ से 0.7 रूट एफ सी के, यहाँ से 67% ऑफ 0.7 रूट एफ सी के, और यहाँ से 50% ऑफ 0.7 रूट एफ सी के। ओके, इसमें से टेंसाइल स्ट्रेंथ इसे माना गया, यहाँ से जो स्ट्रेंथ आती है उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ माना गया। ये स्प्लिट सिलेंडर स्ट्रेंथ से भी टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है, दोनों से टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन दोनों की इनडायरेक्ट होती है और इसकी डायरेक्ट होती है। अरे टेस्ट किए होंगे ना भाई ये वाले। अब मैं उसके बारे में बता रहा हूँ थोड़ा, रिबाउंड हैमर के बारे में। ये तो आप लोग ने किए होंगे। अब रिबाउंड हैमर के अंदर पर मतलब बहुत ज्यादा मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बस थोड़ा सा बता देता हूँ उसका। ऐसा कुछ होता है पिस्टन, और ये सरफेस के सामने ऐसा रख देते हैं अपन। इसको सरफेस के सामने, ये सरफेस है आपकी, इसको पुश करते हैं। ये जितना रिबाउंड देता है आपके पास पर, उसके बेसिस पर
जितना मूव करता है, ये पार्ट इधर मूव करता है, ये वाला पार्ट इधर मूव करता है, मूवेबल। सेकंड स्टेज देखोगे इसकी, तो सेकंड स्टेज पर ऐसा देखने को मिलेगा। पहले यहां था, अभी इतना आगे मूव कर गया। सो इस तरह से थर्ड स्टेज में और आगे तक आता है ये पार्ट। तो अपन देखते हैं कितना आपके पास पर रिबॉन्ड देखने को मिलता है। ओके, सो ये है आपके पास पर रिबॉन्ड हैमर टेस्ट का प्रोसीजर काम करने का। ओके, इसके बाद एक और है आपके पास पर अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। तो उसका मैं दिखाता हूँ, डायग्राम तो बना ही दूंगा, पहले डायग्राम बना दे, चलिए पहले दिखा देता हूँ आपको। डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है उसका। पुल आउट मतलब कंक्रीट को पुल आउट कर कर निकालते हैं अपन वहां से। कंक्रीटिंग के टाइम पर अपन उसको लगा देते हैं, फिर उसको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद अपन वहां से निकालते हैं, तो देखते हैं कितना पुल हो पा रहा है, या पुल होने पर कितनी स्ट्रेंथ लग रही है आपको। देख रहे हैं आप इस तरह से। तो यहां पर अपन ने लगाया इसको, यदि ये दिख रहे होंगे, इसको आपने लगाया, ये तीन इसकी क्लैंप कर रखते हैं कुछ इस तरह से। टॉप व्यू से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। टॉप व्यू से देखोगे एक यहाँ पर क्लैंप है, एक यहाँ पर क्लैंप है, एक यहाँ पर क्लैंप है, ऐसा तीन जगह पर अपन ने नट डालकर ये लग रहे हैं, इनको लगाकर क्लैंप कर दिया। और बीच में अपना पार्ट रहेगा जो पुल आउट कर कंक्रीट को निकालेगा। तो पहले अपन ने इसको ड्रिल कर इसको अंदर भेजा, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको पुल आउट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कितना रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नहीं, स्प्लिट टेंसाइल अलग होता है। स्प्लिट टेंसाइल में स्प्लिट करते हैं कंक्रीट को दो पार्ट में, वो डिस्ट्रक्टिव। अल्ट्रासोनिक अलग होता है, ठीक है। तो पुल आउट टेस्ट कुछ इस तरह के इक्विपमेंट से किया जाता है। चलिए, और उसमें अल्ट्रासोनिक में आपके पास पर दो तरह की चीज होती है। पल्स वेलोसिटी टेस्ट जैसे अपन बोलते हैं ना, उसके अंदर पर आपके पास पर एक ट्रांसड्यूसर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसड्यूसर ट्रांसमिट करता है आपके पास पर अल्ट्रा सोनिक वेव्स, और रिसीवर उसे रिसीव करता है। जितना ज्यादा वेलोसिटी होती है, दैट विल शो द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जैसे ये देखने को मिल रहा है। यहां पर देखिए, एक सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और एक सिग्नल को रिसीव करेगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से आपके पास पर, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यदि बीच में जितने एग्रीगेट्स रहेंगे तो मीडियम क्या रहेगा, सेम रहेगा, अलग रहेगा। यदि एग्रीगेट ही एग्रीगेट है, एक लाइन से वेव जा रही है और पूरी लाइन में एग्रीगेट ही एग्रीगेट है, तो मीडियम सेम है या अलग अलग है? मीडियम सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा, बताइए। सेम रहेगा, अलग रहेगा, जल्दी बताइए। अरे बोलोगे भाई? सेम रहेगा। यदि सेम रहेगा तो ये जो वेव यहां से जो ट्रांसड्यूसर से जो निकलेगी, और ये रिसीवर है, ये ट्रांसड्यूसर है, यहां से निकलेगी और सीधे पहुंच जाएगी। एक ही मीडियम रहेगा तो बहुत फास्ट मूव कर जाएगी। एक मीडियम नहीं रहा, यहां से गई, फिर इधर गई, फिर वेव इधर जा सकती है, इधर गई कुछ। यहां पर मीडियम जो है आपके पास, और मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर चेंज होता जा रहा है। यहां पर बीच में क्या है, बीच में आपके पास पर क्या है, एयर है या सीमेंट है। एयर भी हो सकता है या फिर सीमेंट भी हो सकता है। मतलब कहने का है कि आपके पास पर यदि आपके पास पर एयर वॉइड्स रहेंगे, जितने ज्यादा एयर वॉइड्स रहेंगे, वेलोसिटी कितनी होगी? एयर वॉइड होंगे तो वेलोसिटी बताइए, और सिर्फ एग्रीगेट्स रहेंगे तो वेलोसिटी बताइए।
एयर वॉइड और एग्रीगेट में वेलोसिटी क्या क्या होगी बताइए, फिर मैं डेटा बताऊंगा आप लोग को। हाँ जी, हाँ बिल्कुल उसके लिए होता है 2 पॉइंट और 3 पॉइंट रप्चर या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए बोल सकते हो आप। इधर देखो प्रद्युम्न, अरे प्रद्युम्न वो मीडियम के बारे में मैंने क्यों बताया, एयर में वेलोसिटी तो ज्यादा मिलेगी लेकिन आपके पास मीडियम सेम नहीं होगा ना। बिल्कुल ज्यादा एयर में होगी लेकिन मीडियम सेम नहीं, मीडियम बार बार चेंज होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, और मीडियम एक ही रहेगा तो क्या रहेगी, बिल्कुल बार बार यदि मीडियम चेंज होगा आपके पास पर तो वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और मीडियम एक ही रहेगा आपके पास पर तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। आ रही बात समझ में, अरे समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, क्या बोल रहा हूं मैं, यदि मीडियम सेम रहेगा तो वेलोसिटी ज्यादा, और मीडियम बार बार चेंज होगा तो वेलोसिटी कम। बार बार चेंज कैसे होता है सर, एग्रीगेट फिर एयर वाइड फिर एग्रीगेट फिर एयर वाइड फिर एग्रीगेट एग्रीगेट फिर एयर वाइड। ओके, सो इसी बेसिस पर यदि मैं बात करता हूं कि आपके पास पर जो डेटा होगा किसका, पल्स वेलोसिटी टेस्ट का, तो यहां पर लिखता हूं मैं पल्स वेलोसिटी और यहां पर फीडबैक, फीडबैक देंगे अपन पल्स की वेलोसिटी, पल्स वेलोसिटी के बेसिस पर। किसको फीडबैक देंगे, कंक्रीट को, कंक्रीट कितना अच्छा है। ओके, कुछ मैं लिखता जा रहा हूं यहां पर, वेलोसिटी तो ये आपके पास पर वेलोसिटी है। अब मुझे बताएं यहां पर अपन कंक्रीट को कैटेगरी देना चाह रहे हैं, क्या देंगे, वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। फीडबैक किस चीज का फीडबैक है ये, फीडबैक ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। पल्स वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ओके। इससे क्या क्या निकाल सकते हैं हम, पल्स वेलोसिटी से क्या क्या पता कर सकते हैं हम, एयर वॉइड्स, स्ट्रेंथ, क्रैक्स, इसके अलावा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सभी चीजें पता की जा सकती है, ड्यूरेबिलिटी, ये सब चीजें आप पता कर सकते हैं, ओके।
इसका बता दिया था मैंने। नेक्स्ट अपने पास था एन अल्ट्रासोनिक पल्स इज जनरेटेड बाय, पल्स किसके थ्रू जनरेट हो रही है आपके पास पर? हाँ जी, अब बोल रहा है कि पेयर ऑफ ट्रांसड्यूसर, यदि आपके पास पर दोनों जगह पर ट्रांसड्यूसर ही लगा दोगे तो रिसीवर कौन होगा? यदि ये भी ट्रांसड्यूसर है ये भी ट्रांसड्यूसर है तो रिसीव कौन करेगा? पेयर ऑफ ट्रांसड्यूसर लगा सकते हैं, लेकिन कब लगा सकते हैं? जब स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो। इस साइड पर रिसीवर, इस साइड पर ट्रांसड्यूसर कहलाएगा, तो ये सिंगल सिस्टम ही कहलाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा दो ट्रांसमिट कर रहा है और एक रिसीव कर रहा है। ओके, सो इसका आंसर होगा एन इलेक्ट्रो इकोस्टिकल ट्रांसड्यूसर। बी और डी दोनों हो सकता है, लेकिन पेयर ऑफ ट्रांसड्यूसर के लिए आपके पास है, पेयर ऑफ ट्रांसड्यूसर हो गए तो रिसीवर भी पेयर में ही होंगे, तो सिंगल ही कहलाएगा। 54 का आंसर था डी। 55, 56 और 57 बताइए। The property of fresh cement concrete in which the water in the mix tends to rise to the surface while placing and compacting the is called? दे दिया इसका आंसर। बिल्कुल 55 का। धनंजय इसका बताओ 56 और 57। सही है आपका नवीन, 57 का। बिल्कुल फिफ्टी सेवन का ए क्यों बता रहे हो भाई जितेंद्र? पहली बात नवीन, 57 का 35 लीटर क्यों होगा? रीजन बताओ, रीजन है उसका एक। रीजन बताओ नवीन। बिल्कुल वही रीजन, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है। आप लोग को, बाकी लोग को पता होगा सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना है भाई? 0.035 मीटर क्यूब। वही चीज है 35 लीटर, आप उसको कन्वर्ट करते हो तो वॉल्यूम को अपन ने कन्वर्ट कर दिया, मीटर क्यूब को इन लीटर्स कन्वर्ट कर दिया। करते थे ना, आपने वाटर टैंक भी डिजाइन किया होगा तो। ठीक है जितेंद्र, दैट्स वाई अपन 35 लीटर का कंटेनर यूज करते हैं सेम वॉल्यूम के लिए। ओके चलिए 58, 59।
बताइए। The standard rate of application of loading to be adopted in the concrete cube testing is, the standard rate of application of loading to be adopted in the concrete cube testing is, सही है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का रेट ऑफ एप्लीकेशन, सेंड पर डिपेंड नहीं करता, मेजर जो प्रॉपर्टी जिस पर डिपेंडेंट है वही आपके पास पर उसकी फायर रेजिस्टेंस को भी बताएगा। जितेंद्र आंसर नहीं आया आपका, मयंक आपका आंसर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 60 और 61। हाँ जी, सिक्सटी का ये बता रहे जितेंद्र, बताता हूँ रीजन। ध्यान से देखें, फॉर अ गिवन वाटर सीमेंट रेशियो हायर द मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट। अब देखिए ध्यान से समझिए, यदि एग्रीगेट का साइज आप बढ़ा देंगे, छोटे एग्रीगेट की जगह यदि आप बड़ा एग्रीगेट को यूज करेंगे, बड़े साइज के एग्रीगेट को यदि आप यूज करते हैं, तो छोटे और बड़े एग्रीगेट में फर्क क्या आएगा? सरफेस एरिया का फर्क आएगा। सरफेस एरिया का फर्क आएगा, कम सरफेस रहेगी, इंटरलॉकिंग कम होगी, और इंटरलॉकिंग कम होगी तो आपके पास पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगी वो आपके पास पर डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ रही बात? तो सरफेस एरिया जो रहेगा इसका पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर का सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जब यहां पर नंबर ऑफ एग्रीगेट्स आ जाएंगे तो यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगी तो इंटरलॉकिंग ज्यादा अच्छी होगी, इंटरलॉकिंग ज्यादा अच्छी होगी, सीमेंट से बॉन्ड ज्यादा अच्छा बनेगा, तो वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर है जितेंद्र? तो यहां पर बोला है कि एग्रीगेट का साइज यदि बड़ा रखोगे तो क्या होगा, आपके पास पर स्ट्रेंथ जो होगी वो डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। निकाल सकते हैं स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट कर लो, या तो आप लोग को पता रहना चाहिए 10 से 15% रहती है। स्प्लिट टेंसाइल कितनी होती है भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है FC के? स्प्लिट टेंसाइल कितनी होती है? 0.67 इंटू 0.7 रूट FC। सॉल्व कर लो इसको, वो निकाल लो, बिकॉज इट इज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। It is in general 10 to 15% of compressive strength. बिल्कुल 0.67 ऑफ रप्चर स्ट्रेंथ, और नीचे पर FC के, ये रप्चर नहीं FC के। निकाल सकते हैं ना? निकाल लीजिएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या लिख रहा है, कोर्स पार्टिकल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल, कोर्स पार्टिकल की स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होती है। करिए मैच द फॉलोइंग। हाँ जी बताइए।
इसमें ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हर के अंदर पर एक एक ऑप्शन आपके पास पर रिपीटेड 2 2 यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है, जो आपके पास पर थोड़ी सी अनकॉमन रहती है ना, वही ऑप्शन सही होती है। मिक्स डिजाइन में सिलेक्ट पहले किसे करेंगे? मिक्स डिजाइन का कोड भी आपके पास पर SP23 में भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से डिटेल में। सी बता रहे हैं नवीन, डी बता रहे हैं मयंक, और ठीक है देख लेते हैं। यहां पर बता रहा है आपके पास पर पहली, सेकंड और थर्ड, फोर्थ स्टेप में क्या क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको हाँ वाटर ऐड करना लास्ट स्टेप होगा। एक मिनट सबसे पहले वाटर सीमेंट रेशियो डिसाइड करें, तो फर्स्ट स्टेप ये होगी। उसके बाद आपके पास पर आएगा सीमेंट और वाटर कंटेंट दोनों का सिलेक्शन। हाँ जी, सीमेंट कंटेंट नवीन ने बोला, सीमेंट कंटेंट नवीन ने बोला, सी बोला ना, मतलब ये सीमेंट कंटेंट सबसे पहला होगा। नहीं है नवीन, गलत है, ये दो गलत है, ये दो हो सकते हैं आपके पास पर। अब इनमें बात करते हैं। एग्रीगेट कंटेंट सबसे लास्ट में आएगा, सीमेंट के बाद वाटर, उसके पहले भी अपन वाटर ले लेते हैं, वाटर का कैलकुलेशन करके फिर सीमेंट को के कैलकुलेशन। बेसिकली आपके पास सर वाटर कंटेंट ही, सॉरी सीमेंट कंटेंट ही पहले लिया जाता है, एग्रीगेट सबसे लास्ट आएगा। इट कुड बी फोर्थ, 4 लिखा है ना, फोर्थ, तो डी का 1 और सी बी का 4th। ठीक है, तो इसके हिसाब से सब ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। क्या लिखा है नवीन ने? पहले सर सीमेंट की क्वांटिटी फिक्स करेंगे, ये वाटर आपके पास पर, मैं वही चीज बोल रहा हूं क्या, ये दो मैंने सिर्फ दो ही को फिक्स किया, ये होगा इसकी 4th स्टेप है और इसकी 1st स्टेप है। वाटर सीमेंट रेशो नवीन पहले डिसाइड होता है, रेशो पहले डिसाइड हो जाता है। सीमेंट कितना भी कंटेंट में लोगे उसके अकॉर्डिंग फिर वाटर आ जाएगा। यदि वाटर सीमेंट रेशो नहीं लोगे तो क्या होगा, सीमेंट निकालोगे, फिर सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के बाद वाटर सीमेंट रेशो डिसाइड करोगे। वाटर सीमेंट रेशो एक्चुअली डिपेंड करता है, इससे क्या रिलेशन है आपका, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो आपको क्या स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट चाहिए, उसके बेसिस पर आप सबसे पहले वाटर सीमेंट रेशो डिसाइड करते हो। क्या आपको स्लम वैल्यू चाहिए वहां पर, उसके बेसिस पर वाटर सीमेंट रेशो डिसाइड करते हैं।
और वाटर सीमेंट रेशियो डिसाइड करने के बाद फिर आपके पास सीमेंट और वाटर एक्शन में आता है। तो जैसे इन्होंने ए को और सी को, ए को थर्ड रखा है और सी को, ये ऐसा भी हो सकता है 2 और 3 भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, और ज्यादा बेटर ये रहेगा, ज्यादा बेटर ऑप्शन ये रहेगी 2 4 3 1। नवीन, नवीन समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है? कुछ डाउट हो तो वापस से बोलो। यहां पर कुछ और लिखा है, ये नॉर्मल मिक्स नहीं है, नॉमिनल मिक्स नहीं बनाना है साइड पर, इट इज अ मिक्स डिजाइन प्रोसेस। ओके तो ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा इस मिक्स डिजाइन में। पहले अपन ने वाटर सीमेंट रेशियो डिसाइड कर लिया, उसके बाद सीमेंट का कंटेंट ले लिया, सीमेंट का कंटेंट लेने के बाद वाटर का कंटेंट ले लिया, फिर उसके बाद मिला लिया क्या, एग्रीगेट। मिक्स डिजाइन की बात चल रही, नॉमिनल मिक्स में तो आपके पास पर एग्रीगेट डाल देते हैं। नॉमिनल मिक्स यदि आपने देखा होगा तो नॉमिनल मिक्स में क्या होता है, आपके पास पर आप एग्रीगेट डालते हैं, एग्रीगेट के ऊपर आप डालते हैं सीमेंट, सीमेंट और एग्रीगेट को पहले मिक्स करते हैं, सीमेंट एग्रीगेट और सैंड ये तीनों को डालकर एक ड्राई मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले एग्रीगेट डाल दिया, उसके ऊपर अपन ने सैंड डाल दिया, सैंड के ऊपर सीमेंट डाल दिया, फिर मिक्स किया उसको, फिर वाटर डाले, ऐसा होता है। यदि धनंजय यदि आप बात समझ रहे होंगे, यदि आप इसी बारे में बात कर रहे हो तो सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लेकिन वो होना चाहिए ऐसा 2 4 3 1, ये ऑप्शन होना चाहिए, ज्यादा करेक्ट होगी। 63 64, which of the following shape of aggregate give the maximum strength in concrete? Which of the following shape of aggregate give the maximum strength of concrete? ठीक है 64, admixture which are used to lower the permeability of concrete are known as? बी और सी में हाँ डिजायरेबल नहीं है वो अलग बात है, इसका बताइए। एलिमिनेट करूं मैं ऑप्शन, एक्सेलरेटर, बॉन्डिंग एडमिक्सचर।
क्या हुआ प्रद्युम्न, क्वेश्चन गलत है? वाटर रिपेल्टेंट का क्या मतलब है? एयर एंटरिंग एजेंट किस लिए डाला जाता है? एयर एंटरिंग एजेंट किस लिए डाला जाता है? दोनों का मतलब रीजन समझ में आना चाहिए। बिल्कुल, वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए। इफ यू वांट टू इंप्रूव दी वर्केबिलिटी, यदि आपको वर्केबिलिटी बढ़ानी है और आपको वाटर ऐड नहीं करना है, तो आप क्या करते हैं? एयर एंटरिंग एजेंट डाल देते हैं। वो क्या करता है, जो एयर बबल रहती है उस पर आपके एग्रीगेट जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं। यही पढ़ा है आपने। और जब आपके पास सेटल डाउन होता है तो वो इजीली कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, बट परमिएबल या इम्परमिएबल होगा इसके बारे में कोई बात नहीं होती। परमिएबल होगा या नहीं होगा इसकी कोई बात नहीं होती। तो इंट्रेंड एयर टाइप का भी होता है और इंटरप्ट एयर टाइप का भी होता है। क्या लिखा है नवीन ने? नवीन क्या लिखे हो, एक्सप्लेन करो क्या लिखे हो। अब इसके साथ दो चीज ऐड हो जाएगी। क्या नवीन लिख रहे हो कुछ? हाँ जी, लोअर दी परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी को लोअर करने के लिए दो तरह की चीज आप थोड़ा ध्यान से समझिए। यदि आपने सिर्फ एयर इंटरनिंग एजेंट डाला और प्लस आपने कर दिया थोड़ा वाइब्रेशन, यदि इतना कर देते हैं आप, तो वो बनाता है कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो बनाता है वो क्या? कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। और यदि कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बनेगा तो आपके पास पर परमिएबिलिटी को वो डिक्रीज करेगा। क्लियर है? यदि वो कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बनेगा तो वो परमिएबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन सिर्फ एयर एंटरिंग एजेंट डाला हुआ रहेगा तो इट इज नॉट श्योर कि वो आपके पास पर परमिएबिलिटी को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ओके, सो अब यहां पर ऐसा लिखा नहीं है क्योंकि वाइब्रेशन तो आप हमेशा करेंगे ही करेंगे। सो ये दो तो नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। बोथ आर करेक्ट। वाटर रिपल्टेंट एडमिक्सचर भी यूज कर सकते हैं, जो वाटर को इंटर ना होने दे, बहुत ज्यादा स्पेस ना दे उसको। दोनों हो सकते हैं भाई, दोनों हो सकते हैं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है।
इट में हैव बोथ ऑप्शन, वाटर रिपेल्टेंट भी होता है, वाटर को बहुत ज्यादा इंटर होने नहीं देता वॉइड्स के अंदर पर, तो इसकी वजह से आपके पास पर ये भी हो सकता है वाटर रिपेल्टेंट एडमिक्सचर, या फिर आप वाटर रिपेल्टिंग सीमेंट भी जो आती है उसे भी यूज करोगे तो भी आपको देखने को मिलेगा एयर आपको परमेबिलिटी बहुत कम होते हुए देखने को मिलेगी। बोथ आर करेक्ट आंसर। कब आया है? कभी नहीं आया क्वेश्चन, आएगा भी नहीं, इसलिए आया नहीं है इसलिए। सो इट में हैव बोथ आंसर, दोनों हो जाएंगे। नहीं, देखो दो तरह की चीजें होती है, एक एयर एंटरिंग एजेंट होता है और एक इंटरप्ट एयर रहती है। इंटरप्ट एयर नहीं रहती इसके अंदर पर, क्यों? क्योंकि जो बबल्स बनते हैं, ये बबल्स आपके पास पर जब आपके पास पर कंक्रीट सेल्फ सेटलिंग स्टेट पर होता है तो बबल आपके पास पर जो बबल बन जाते हैं वो बबल ब्लास्ट हो जाते हैं और वहां पर कंक्रीट सेटल डाउन कर जाता है। बबल बबल एग्रीगेट से आपके पास पर एग्रीगेट के वेट से आपके पास ब्लास्ट हो जाते हैं सेटल डाउन होने के बाद। तो उसके बाद क्या होता है, वहां पर कंप्लीटली आपके पास पर कंक्रीट कॉम्पैक्ट हो जाता है, और यदि आपने वाइब्रेशन कर दिया तो और ज्यादा हो जाएगा कॉम्पैक्ट। क्या बोल रहा है? एयर इंटरिंग से पोर होने, अच्छा वही चीज बता रहा हूं मैं जितेंद्र। तो इसका दोनों आंसर हो सकता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 और 66। आप लोग के पास सीटी का सीटी पढ़ा होगा आप लोगों ने, कौन सी बुक से पढ़ा है? कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आप लोगों ने कौन सी बुक से पढ़ा है बताइए? मैं आप लोग को शेट्टी की बुक से पढ़ा ना। शेट्टी की बुक है आप लोग के पास पर, सभी के पास? देवी गुप्ता, ठीक है या नहीं है बुक? होगी सभी के पास बुक ना? नहीं है सर? चलो मैं आज ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, मेरे पास लैपटॉप पर है। मतलब ड्राइव पर है मेरी, तो मैं ड्राइव से आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना? पूरे पार्ट वाइज फॉरवर्ड कर दूंगा। पार्ट वाइज मतलब जैसे अलग अलग चैप्टर्स है ना आपके पास पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 उस तरह के चैप्टर, तो उस चैप्टर के फॉर्म में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ सब दे देता हूँ मैं जो जो काम का आता जा रहा ना वो देता जा रहा हूँ। आपको पता ही नहीं कि मैं दे भी दूंगा फिर पता चला काम का ही नहीं हो आधी से ज्यादा चीजें। तो जो जो काम का आता जा रहा है मैं वो देता जाऊंगा, है ना? तो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर से पूरा दे दूंगा, जिसमें आपको एडमिक्सचर भी पूरे लिस्ट वाइज, एडमिक्सचर का क्या क्या इफेक्ट, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, सब कुछ लिखा है। तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप उसको पढ़ सकते हो। किसको पढ़ सकते हो आप? उस मटेरियल को पढ़ सकते हो, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्या बोल रहा है? which type of the following mix will be produced if the finest modulus of an aggregate is high? हाँ जी, किस तरह का कंक्रीट रहेगा? हाँ जी, क्या है आंसर? कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है? धनंजय, प्रद्युम्न, जितेंद्र? हाँ जी, तो पहली बात तो ये बताइए,
फाइननेस मॉडुलस यदि हाई होता है तो क्या होता है, एग्रीगेट से रिलेशन क्या है, और लो होता है तो क्या होता है? हाँ जी, फाइनेंस मॉडुलस यदि हाई होता है तो किसका परसेंटेज बढ़ रहा है, और हाई फाइनेंस मॉडुलस आपके पास पर लो हो रहा है तो किसका परसेंटेज बढ़ रहा है? पहली बात तो ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, हाई होगा तो कोर्स एग्रीगेट बढ़ेंगे, है ना, कोर्स एग्रीगेट बढ़ेंगे तो क्या होगा, कंक्रीट। अब बताओ, जो लोग डी बोल रहे थे कि सर वर्केबल होगा कंक्रीट, तो क्या वर्केबल होगा, तो क्या वर्केबल होगा? जितेंद्र, नवीन, तो इसके बेसिस पर वर्केबल नहीं होगा। अब बसता लीन कंक्रीट भी नहीं होगा वो, तो वो हो सकता है स्टिफ कंक्रीट या हार्श कंक्रीट, है ना, स्टिफ कंक्रीट या हार्श कंक्रीट। तो वो कहलाता है आपके पास पर, यदि कोर्स एग्रीगेट ज्यादा हो जाए तो वो कहलाता है आपके पास पर हार्श कंक्रीट। क्योंकि कोर्स बढ़ेगा तो फाइन कम हो जाएंगे, और फाइन कम होता है तो आप बोल सकते हैं फाइन जो कंक्रीट रहता है वो थोड़ा सा प्लास्टिक फॉर्म का रहता है, स्मूथ सरफेस क्रिएट करने के लिए स्लरी वाला पार्ट उसके अंदर थोड़ा ज्यादा रहता है। तो कोर्स एग्रीगेट ज्यादा हो जाएगा तो हार्शनेस उसके अंदर पर ज्यादा आ जाएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, the concrete the correct sequence of workability test method in order to their application from low to high workability is। हाँ जी, ये अब बताना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा देखने को। सिक्सटी सिक्स का हाँ 70 क्वेश्चन करने थे अपने को आज। क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन कभी नहीं आए, जो क्वेश्चन आए वो ईयर वाइज क्वेश्चन लिखे। ये आपको शायद मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। कौन सी टेक्स्ट बुक है आपके पास पर, अच्छी सी टेक्स्ट बुक है, एमएल गंभीर की टेक्स्ट बुक, उससे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं ऐसे। और भी बुक्स हैं उनमें मिल सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड टिल। हाँ जी बताइए, क्या है इसका आंसर सबसे पहले? ऐसे क्वेश्चन के चांसेस मुझे नहीं लगते हैं, मुझे लगते हैं किस तरह के क्वेश्चन के चांसेस कि वो पूछे कि यदि वेरी लो होगा या लो होगा या हाई होगा तो क्या आएगा कंपेरेबल। इसमें क्या स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज रहता है तो क्या होता है कि यदि इसने अटेम्प्ट नहीं किया, स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया, तो इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कंपटीशन ही नहीं बनाएगा। कंपटीशन बनाने वाला क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें कुछ को पता रहे कुछ को नहीं पता रहे, या 10-15 बच्चों को पता रहे आउट ऑफ 100, 10-15% बच्चों को, उन्हीं का तो सिलेक्शन होता है। इसमें क्या कंफ्यूजन रहेगा तो आधे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, इसलिए कंपटीशन नहीं बना पाएगा। ओके, तो करेक्ट सीक्वेंस है वर्केबिलिटी टेस्ट मेथड का इन ऑर्डर टू देयर एप्लीकेशन फ्रॉम लो टू हाई वर्केबिलिटी। तो लो वर्केबिलिटी में कौन, सबसे पहली बात ये हाई वर्केबिलिटी में कौन यूज होता है, स्लम कॉन्टेस्ट होता है। स्लम बीच में नहीं आएगा, ये सही है, ये गलत है।
है ना। तो सबसे ज्यादा हाई वर्केबिलिटी के लिए अपन स्लम कॉन टेस्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉम्पैक्शन फैक्टर और वीबी कंसिस्टोमीटर। ओके, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर और वीबी कंसिस्टोमीटर में कौन सा और भी लोअर वर्केबिलिटी में यूज हो सकता है? हाँ जी बताइए। हाँ जी बताइए। नहीं, मीडियम टाइप का जो रहेगा, मीडियम जो रहेगा आपके पास पर, उस पर आपके पास पर कॉम्पैक्शन फैक्टर हो पाएगा। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर अपन निकालते हैं ना कितना, जैसे कॉम्पैक्शन फैक्टर है 0.7 और इसके नीचे, तो यहां पर लिख देता हूं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर 0.7 एंड लो फैक्टर। इससे कम फैक्टर के लिए सुटेबल नहीं है टेस्ट, लेकिन वहां पर वीबी कंसिस्टोमीटर काम कर सकता है। क्लियर है? वहां पर क्या वीबी कंसिस्टोमीटर काम कर सकता है। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा आपके पास पर नॉट कॉम्पैक्शन फैक्टर, वीबी कंसिस्टोमीटर। वीबी कंसिस्टोमीटर कॉम्पैक्शन फैक्टर इन स्लम कॉन टेस्ट। नवीन क्या दिया था आपने आंसर? नवीन मयंक क्या दिया था आंसर बताइए। इसको जनरली बोल देते हैं, यदि आप जो जिससे कंफ्यूज हो सकते हैं वो ये है कि सर इसको कहां यूज कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं मीडियम एंड लो, पर वीबी कंसिस्टोमीटर को यूज कर सकते हैं अपन वेरी लो एंड लो। अच्छा मयंक डी ही दिया था, ठीक है। तो ये पता रहना चाहिए वेरी लो एंड लो, और कॉम्पैक्शन फैक्टर आपके पास पर लो एंड मीडियम, और उसके ऊपर फिर आपके पास पर मीडियम एंड हाई के लिए आपके पास पर वो देखने को मिलेगा, कौन सा, स्लम कॉन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 67। और एक और चीज बता दूं मैं आप लोग को, आज कितना डेट हो गया है, आज हो गया है 8 हो गया आई गेस, है ना, बेस्ट वॉच में, हाँ बिल्कुल 8 सितंबर। कल आपका क्विज है 8 बजे से रात के, है ना, कल आपका क्विज है रात के 8 बजे से लेकर कब तक है, रात के 8 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक है। 50 क्वेश्चन का बीएमसी का क्विज है। क्लियर है? बीएमसी का क्विज है। अब ये जो क्विज है ये मैंने स्पेशली आप लोग को ध्यान में रखकर बनाया है, आप लोग को ध्यान में रखकर इसलिए बनाया, वो तो होगी यूट्यूब पर, लेकिन ध्यान में आप लोग को रखा गया है। अब मैंने आप लोग को इसलिए ध्यान में रखा क्योंकि मैंने मोस्टली क्वेश्चंस क्विज में उस पार्ट से 1-2 दिन होगी, कल भी होगी और परसों भी होगी, तो कल वाली जो क्विज होगी उसके अंदर पर मोस्टली क्वेश्चन वहां तक के जहां तक का पार्ट अपन कर चुके हैं, मतलब कल तक का पार्ट। आज के भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आज तक के क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब आज और कल जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो कल वाले क्विज में परसों वाले क्विज में देखने को मिलेंगे। तो मतलब अपने पास पर मोटार तक का जो पार्ट था, सीमेंट तक का, सीमेंट मोटार तक का जो पार्ट था ना, लाइम मोटार, हाँ लाइम मोटार लास्ट था, लाइम मोटार तक का पार्ट है, वहां तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइम मोटार, सीमेंट और क्या था आपके पास पर, स्टोन और ब्रिक्स, यहां तक के क्वेश्चन आपको बीएमसी के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके नहीं, आप लोग तो अच्छा करोगे ही, बस मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि हिंट बस आप लोग के लिए है कि अब तक के टिम्बर इम्बर ये सब से रिलेटेड क्विज नहीं,
कंक्रीट से भी मानकर चलो मुश्किल से 3 4 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी अभी तक के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभी तक के पहले वाले पार्ट के तो इतना तो रेडी कर सकते हो ना भाई। अरे बायस नहीं हो रहा हूं धनंजय, मैं बायस्ड बस आप लोग को ध्यान में रखकर इसलिए हो रहा हूं क्योंकि देखो यदि आप लोग पढ़ रहे हो है ना, यहां पर भी मैं आप लोग को आंसर बताता हूं, वहां पर भी बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट होंगे। अब उनके साथ ऐसा है कि वो उनके लिए तो ओपन है, लेकिन आप लोग के लिए तो ओपन नहीं रहा वो। अब आप लोग को कुछ चीजें पता चल गई है कि उसमें से क्या क्या पार्ट्स है क्वेश्चन, यदि उसके बाद भी अपन नहीं कर पाए, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग्स, वहां पर टाइमिंग का ही ऑप्शन है। आप लोग यहां पर भी आंसर करते थे, वहां पर भी आंसर करोगे, लेकिन यहां पर भी कम टाइम में और वहां पर भी कम टाइम में, तो आपकी रैंक ही नहीं आएगी। बिल्कुल, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप में से ना टॉप 5 में कम से कम 2, टॉप 10 में कम से कम 4 5 स्टूडेंट रहे, तब अपने को कुछ मजा आएगा कि अपन लोग ने प्रैक्टिस बैच लगाया है अभी और उधर भी मजा आ रहा है। तो यहां से करेक्ट आंसर भी और वहां से अपने पास पर करेक्ट टाइम पर भी, धनंजय करेक्ट टाइम पर भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चन को देखते हैं। 3 क्वेश्चन और देखते हैं आज अपन। क्वेश्चन नंबर 67, बताइए। पोजोलाना यूज्ड एज एन एडमिक्सचर इन कंक्रीट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी: improve workability with lesser amount of water, it increase heat of hydration, heat of hydration से कोई रिलेशन नहीं है इसका। 2 वाली ऑप्शंस गलत, 2 वाली ऑप्शंस गलत ही हो गई, एक ही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए देखिए, बाकी स्टेटमेंट अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं, है ना। इंप्रूव वर्केबिलिटी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है आपके पास पर इंक्रीज रेजिस्टेंस टू अटैक बाय सॉल्ट एंड सल्फेट, ये बिल्कुल सही बात है। इट लीच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल नहीं। 4th और 2nd गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 69, M20 एंड M25 द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट, कितने डेज पर निकालते हैं? 28 डेज पर निकालते हैं ना। 69 क्या है? वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी मेजर्ड बाय, सबसे कर सकते हैं। कैलीबॉल कल बता दिया था मैंने आप लोग को, बताया था ना कल कैलीबॉल। और लास्ट से 70 71 तक देख लेते हैं अपन। चलिए बताइए। द लैबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट in between 25 to 50 the degree of workability in such case, क्या कहा जाएगा डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी को? ट्वेंटी 25 से 50 को क्या कहा जाता है? बिल्कुल लो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लो कहा जाता है 25 से 50 को। वेरी लो किससे कहा जाएगा? 0 से 25, 25 से 50। मीडियम और बाकी का आपको पता है 50 to 75, सॉरी 50 to 100 और 100 to 175। चलिए, लाइट वेट कॉन्क्रीट इज ऑल्सो नोन एज, हाँ जी आंसर दिया क्या आप लोगों ने? सेलुलर कंक्रीट, ट्रांसपेरेंट नहीं होता कंक्रीट। चले सो आप लोग अभी जो मैं आप लोग को आज थोड़ा मटेरियल भेजूंगा है ना, उसको थोड़ा आज पढ़ना, कल मत पढ़ना, कल क्लास के पहले मत पढ़ना, आज ही पढ़ लेना है ना। तो मैं आप लोग को, हाँ जी, सो मैं आप लोग को आज वो सेंड कर दूंगा, तो उसको देखना, थोड़ा पढ़ना उसको, और उसके बाद फिर अपन कल आगे के क्वेश्चंस करेंगे। मुझे लगता है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जितने क्वेश्चंस हैं, शायद आधे क्वेश्चंस जो आप लोग को दिए हैं उतने तो आए नहीं है कभी, और मैंने देखा भी था पार्ट शायद 350 की 250 के आसपास क्वेश्चन है। तो आप लोग थोड़ा उसको पढ़ लोगे तो आप लोग को और आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए अपन मिलेंगे कल सेम टाइम पर, ओके। अभी थोड़ी देर से मैं भेज दूंगा आप लोग को डॉक्यूमेंट।
यदि मेरे ड्राइव पर होंगे तो। चलिए गुड डे।